मुंबई, एक सिटी जो कभी सोती नहीं, एक सिटी सपनों की। लेकिन 26 नवंबर 2008 को इस सिटी ने एक नाइटमेयर देखा। 10 टेररिस्ट्स समंदर के रास्ते आए और उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया। उन्होंने सिटी को 60 लंबे घंटों तक हॉस्टेज बनाकर रखा। उनके टारगेट सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थे, बल्कि इंडिया की आत्मा थी। आइकॉनिक ताजमहल, पैलेस होटल बिजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, टर्मिनस हिस्टोरिक लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस में एक ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर। हर लोकेशन एक अनइमेजिनेबल हॉरर का सीन बन गया। ग्रेनेड की आवाजें गलियों में गूंज रही थीं और ऑटोमेटिक गनफायर की आवाजें अर्बन लाइफ की फेमिलियर हम को रिप्लेस कर रही थीं। ये सिर्फ एक सिटी पर अटैक नहीं था, ये नेशन की सिक्योरिटी और शांति की भावना पर हमला था। इसका असर इमीडिएट और प्रोफाउंड था। पूरा देश अपनी टेलीविजन स्क्रीन से चिपका हुआ था। हम असहाय और गुस्से में देखते रहे जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए। एनएसजी कमांडोज, मुंबई पुलिस। लेकिन कीमत भारी थी। 166 से ज्यादा इनोसेंट जाने चली गईं, जिनमें कई फॉरेन नेशनल्स भी शामिल थे। सैकड़ों और घायल हुए। सिटी के लैंडमार्क्स पर फिजिकल स्कार्स आखिरकार भर जाते, लेकिन इंडिया के लोगों पर पड़े इमोशनल और साइकोलॉजिकल घाव कहीं ज्यादा गहरे होते। यह एक ऐसा घाव था जो बंद होने से इनकार कर रहा था। इन हमलों ने इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी में ग्लेयरिंग वल्नरेबिलिटीज को उजागर किया। कैसे 10 आदमी हथियारों के साथ एक बड़े मेट्रोपोलिस में अनडिटेक्टेड आ सकते थे। हमलावर लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। सबूत साफ थे। अकेला बचा हुआ टेररिस्ट अजमल कसाब ने एक डिटेल्ड कन्फेशन दी। लिंक सीधे सीमा पार के हैंडलर्स और प्लानर्स तक जा रहे थे। पूरे इंडिया में गुस्सा पैल्पेबल था। ग्रीफ और फ्यूरी। हर तबके के लोग जवाब मांग रहे थे। वे न्याय मांग रहे थे। इससे भी ज्यादा वे एक स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव रिस्पॉन्स मांग रहे थे। कई दिनों और हफ्तों तक हवा में तनाव छाया रहा। हर किसी के मन में सवाल था, अब इंडिया क्या करेगा। उस डार्क चैप्टर को गुजरे 17 साल हो गए हैं। डेट अब 30 सितंबर 2025 है। हालांकि यादें ताजा हैं। हाल ही में एक स्टेटमेंट ने 2008 की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। पी चिदम्बरम, जिन्होंने हमलों के तुरंत बाद यूनियन होम मिनिस्टर का पद संभाला था, ने बात की है। उन्होंने वह खुलासा किया है जो उस समय कई लोगों को शक था। उन्होंने कंफर्म किया है कि वह सरकार के भीतर कई अन्य लोगों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक के एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे। यह सिर्फ एक फ्लीटिंग थॉट नहीं था, बल्कि पावर के हाईएस्ट लेवल्स पर एक सीरियस कंसिडरेशन था। प्रधानमंत्री कार्यालय में माहौल था ग्रीफ। प्रधानमंत्री कार्यालय में माहौल था एंगर। प्रधानमंत्री कार्यालय में माहौल था जिम्मेदारी। पाकिस्तान की ओर इशारा करने वाले सबूत थे ओवरवेलमिंग। पाकिस्तान की ओर इशारा करने वाले सबूत थे अनडिनाइबल। उनके लिए रिस्पॉन्स था लॉजिकल। उनके लिए रिस्पॉन्स था जस्ट रिस्पॉन्स। और विकल्प था स्विफ्ट एक्शन। और विकल्प था टारगेटेड मिलिट्री एक्शन। यह फुल स्केल वॉर नहीं था। यह एक क्लियर मैसेज भेजने के बारे में था। इंडिया अब सीमा पार से प्रायोजित टेरर को सहन नहीं करेगा। हमला करने की कीमत गंभीर और इमीडिएट होगी। जैसे जैसे इंडिया का लीडरशिप अपनी अगली चाल पर बहस कर रहा था, दुनिया उत्सुकता से देख रही थी। स्थिति अविश्वसनीय रूप से नाजुक थी। 2 न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी एक संभावित संघर्ष के कगार पर थे। यह इस क्रिटिकल जंक्चर पर था कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तेजी से आगे बढ़ी। यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत एक्टिव और डिसाइसिव भूमिका निभाई। बुश एडमिनिस्ट्रेशन साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के बारे में चिंतित था। वे अफगानिस्तान में हेविली एंगेज थे। इस चिंता ने कोंडोलीजा राइस को नई दिल्ली ला दिया। उनका मिशन था क्राइसिस को डी-एस्केलेट करना। पी चिदम्बरम का अकाउंट एक्सटर्नल प्रेशर दिखाता है। राइस ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। राइस ने अदर सीनियर ऑफिशियल्स से भी मुलाकात की। राइस का मैसेज रिस्ट्रेंट। उन्होंने किसी भी मिलिट्री रिटेलिएशन के खिलाफ सलाह दी। अमेरिकन तर्क, यह फुल ब्लोन वॉर का जोखिम उठाएगा। यह क्षेत्र डिस्टेबलाइज कर देगा और यूएस के अफगानिस्तान गोल्स प्रभावित होंगे। राइस ने वादा किया, यूएस पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक दबाव डालेगा। घर पर फ्यूरियस पब्लिक और विदेश से भारी दबाव का सामना करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने रिस्ट्रेंट का रास्ता चुना। यह एक ऐसा निर्णय था जो न तो आसान था और न ही लोकप्रिय। सरकार ने इमीडिएट मिलिट्री रिटेलिएशन के खिलाफ फैसला किया। इसके बजाय उसने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की रणनीति अपनाई और प्रेशर की रणनीति अपनाई।
प्राथमिक लक्ष्य पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर घेरना था, इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के पहाड़ का उपयोग करके। यह सबूत दुनिया भर की सरकारों के साथ साझा किया गया था, जिससे पाकिस्तान के लिए अपने नागरिकों और स्टेट बैक्ड एंटिटीज की संलिप्तता से इनकार करना असंभव हो गया था। सरकार का तर्क काफी कॉम्प्लेक्स था। सीनियर लीडर्स का मानना था कि मिलिट्री स्ट्राइक से फुल स्केल वॉर का जोखिम बहुत ज्यादा था। ऐसे संघर्ष के आर्थिक परिणाम इंडिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होते। इसके अलावा न्यूक्लियर एक्सचेंज की संभावना के बारे में चिंताएं थीं। लीडरशिप ने फैसला किया कि डिप्लोमेटिक प्रेशर के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स मिलिट्री स्ट्राइक के शॉर्ट टर्म इमोशनल सेटिस्फैक्शन से ज्यादा थे। उन्होंने डिप्लोमेसी में कोल्ड स्टार्ट का रास्ता चुना, न कि युद्ध के मैदान में। इंटेंस इंटरनेशनल प्रेशर के तहत पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि हमलों की योजना आंशिक रूप से उसकी धरती पर बनाई गई थी और कुछ लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पी चिदंबरम के हालिया बयान ने स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल पॉट को हिला दिया है। भारतीय जनता पार्टी, जो 2008 में प्रमुख विपक्षी दल थी और आज सत्ता में है, ने उनके शब्दों को पकड़ लिया है। पार्टी ने तब की यूपीए सरकार के संकट से निपटने के तरीके की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी के दृष्टिकोण से मिस्टर चिदंबरम का एडमिशन इस बात का प्रमाण है कि वे हमेशा से क्या कहते रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार कमजोर और अनिर्णायक थी। उनका तर्क है कि जवाबी कार्रवाई न करने का निर्णय एक ऐतिहासिक भूल थी, राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में नेतृत्व की विफलता। उनका तर्क है कि यूपीए सरकार अमेरिकी दबाव में झुक गई। वे इस निर्णय को भारत के आत्मरक्षा के संप्रभु अधिकार के आत्मसमर्पण के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत वर्तमान सरकार ने अक्सर अधिक सशक्त और असर्टिव विदेश नीति पेश की है। वे 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 के बालाकोट हवाई हमले जैसे कार्यों को उदाहरण के रूप में बताते हैं कि उनकी सरकार ने कैसे अलग तरह से प्रतिक्रिया दी होती। बीजेपी का तर्क सार्वजनिक के एक महत्वपूर्ण वर्ग के साथ गूंजता है, जो अभी भी 26/11 के हमलों के कारण एक अनसुलझे गुस्से की भावना महसूस करता है। यह भावना कि न्याय पूरी तरह से नहीं मिला एक शक्तिशाली राजनीतिक भावना है। यूएस इंटरवेंशन एक पिवटल मोमेंट बन गया। इसने मिलिट्री ऑप्शन को इफेक्टिवली टेबल से हटा दिया। निर्णय अब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बारे में नहीं रहा, यह एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल चेस गेम बन गया। वॉशिंगटन ने एक महत्वपूर्ण चाल चली जो अंततः परिणाम को निर्धारित करेगी। यह एक पावरफुल व्हाट इफ क्वेश्चन उठाता है। क्या होता अगर इंडिया ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया होता? इससे क्षेत्रीय सिक्योरिटी डायनामिक्स कैसे बदलते? क्या आगे के हमलों को रोका जा सकता या क्या यह वाइडर कॉन्फ्लिक्ट बन जाता? ये आसान प्रश्न नहीं है। चिदंबरम का एडमिशन बताता है रिस्ट्रेंट ही एकमात्र विकल्प नहीं था, यह एक डिबेटेड चॉइस था जिसे अंततः अलग रखा गया। जनता महसूस कर रही थी वायोलेटेड, जनता महसूस कर रही थी बिट्रेड। यह हमें याद दिलाता है कि भारत जैसे देश के लिए निर्णय का रास्ता कभी आसान नहीं होता है। यह राष्ट्रीय भावना, रणनीतिक वास्तविकता और वैश्विक शक्ति गतिशीलता के हमेशा मौजूद वजन के बीच